हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे स्टडी चैनल राजमती एकेडमी में। आज हम फिर से बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स पढ़ेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में। यूनिट वही है लेकिन टॉपिक चेंज है। आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड के कितने भागों में बांटा गया है एंड डिफरेंस बिटवीन द क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड। ठीक, तो आज के सबसे पहले टॉपिक हम क्या करते हैं, चालू करते हैं। लिखिए सबसे पहले कि डिफरेंस बिटवीन द क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड। ठीक, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड and amorphous solid। ठीक, यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड में अंतर बताइए, डिफरेंस बताइए। ठीक, तो एक बगल सबसे पहले आप लोग लिख लीजिएगा क्रिस्टलाइन और दूसरे और लिख लीजिएगा एमोर्फस। ठीक, यहाँ पे लिख लीजिए क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक, और इधर लिख लीजिएगा एमोर्फस सॉलिड। लेक्चर फर्स्ट में हम पढ़ लिए थे सॉलिड स्टेट में कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है और एमोर्फस सॉलिड क्या है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमने वहां पे पढ़ा कि द सॉलिड विच इज कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल and each of them having the definite geometrical shape is called the crystalline solid। यानी कि एक वैसा ठोस जिसका निर्माण अधिकतम संख्या में लघु क्रिस्टल के मिलने से हुआ है, जिसमें प्रत्येक का निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है, तो उसको क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं कि नहीं। तो सर कहते हैं प्रॉपर्टीज, पूरा प्रॉपर्टीज का कॉपीराइट इधर कर देना, इसका उल्टा प्रॉपर्टी एमोर्फस में लिख देना। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमने पढ़ाया था कि इन क्रिस्टलाइन सॉलिड में द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर अरेंज इन रेगुलर ऑर्डर से नियमित रूप से अरेंज होते पढ़ाए थे। उसमें दूसरा प्रॉपर्टीज हम पढ़ाए थे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड आर लॉन्ग रेंज ऑर्डर, दैट इज देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर से have different value in different direction। This is due to different arrangement of the particle in different direction। यानी कि पढ़ाते कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में दीर्घ परास की व्यवस्था होती है, अर्थात इसमें जो कणों का सजावट होता है अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होता है, तो वह अनआइसोट्रोपिक नेचर में। और लॉन्ग रेंज ऑर्डर में पढ़ाए थे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड आर लॉन्ग रेंज ऑर्डर, that is their physical properties have different value in different direction। This is due to different arrangement of particle in different डायरेक्शन। ठीक, उसके बाद पढ़ाए थे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड आर हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। उसके इस क्रिस्टलाइन सॉलिड के प्रॉपर्टीज में पढ़ाए थे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन। इसकी संगलन की उष्मा क्या होती है, निश्चित होती है। ठीक, निश्चित होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड में। ठीक, तो वही प्रॉपर्टी सब क्या करना, लिख देना है। हम पूरा समझा भी दिए थे, फिर हम समझा देंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं। पहला लिखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड में। ठीक है, लिखिए इन क्रिस्टलाइन सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल have
definite geometrical shape, have definite geometrical shape, definite geometrical shape, ठीक है। क्या कह रहा है कि इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, पहले आप समझ लीजिए, इन क्रिस्टलाइन सॉलिड क्रिस्टलीय ठोस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का हिंदी होता है अवयवी कण, अवयवी कण, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब अवयवी और पार्टिकल मीन्स कण, हैव मीन्स रखता है, ठीक है। डेफिनिट मीन्स निश्चित, ठीक है, डेफिनिट मीन्स निश्चित, और ज्योमेट्रिकल मीन्स ज्यामितीय, ज्यामितीय, और शेप मीन्स आकृति, आकृति, ठीक है, आकृति। यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो अवयवी कण होते हैं वो क्या रखते हैं, निश्चित ज्यामितीय आकृति रखते हैं। आपको अगर हम पढ़ाए हैं तो देखिए कि NaCl पढ़ाए होंगे, ठीक है, नेफ्थलीन पढ़ाए होंगे, ठीक है, नेफ्थलीन पढ़ाए होंगे, क्वार्ज पढ़ाए होंगे, क्वार्ज, ठीक है, क्वार्ज सीधा आ जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। यह सब पढ़ा दिए हैं कि सोडियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, क्वार्ज, ऑल द मेटेलिक सॉलिड आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। यानी कि सब का क्या होता है, डेफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप। सोडियम का क्या होता है, आकार अलग होता है, क्लोरीन का आकार क्या होता है, अलग होता है, ठीक है, सोडियम का। नेफ्थलीन का आकार, यानी कि प्रत्येक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में सोडियम क्लोराइड भी बना तो सोडियम के निश्चित आकार क्लोरीन के, तो यह भी सोडियम क्लोराइड का। अगर आपसे कोई पूछे कि नमक का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन है तो कहेंगे सोडियम और क्लोरीन है, क्योंकि यही इसी से क्या हुआ, निर्मित हुआ। तो सोडियम और क्लोरीन का निश्चित ज्यामितीय क्या होता है, आकृति होता है। तो यही कहलाते इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अवयवी कण हैव डेफिनिट निश्चित ज्योमेट्रिकल शेप। यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में अवयवी कणों की जो स्थितियां होती है, ज्यामितीय आकृति होती है, वह निश्चित होती है। और इसमें क्या आ जाएगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का एमॉर्फस में इज नॉट डेफिनिट, डेफिनिट नहीं होता है। तो इन एमॉर्फस सॉलिड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द ज्योमेट्रिकल शेप इज नॉट डेफिनिट, ज्यामितीय आकृति डेफिनिट नहीं होता। बस इसका केवल रिवर्स इसमें क्या करना, लिख देना, ठीक। लिख दीजिए, इसका केवल रिवर्स इसमें लिखिए, इन एमॉर्फस सॉलिड, लिखिए इन एमॉर्फस सॉलिड, इन एमॉर्फस सॉलिड, ठीक, कंस्टिट्यूएंट, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, पार्टिकल हैव नॉट डेफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप, ठीक है, नॉट डेफिनिट जियोमेट्रिकल मेट्रिकल शेप। इसमें जो कणों की जो क्या होती है, आकृति होती है, ज्यामितीय आकृति, वह निश्चित नहीं होती है। सब पढ़ा दिए थे, ठीक है। और यहाँ पे फिर समझा भी दिए हैं कि अब इसका एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में कौन कौन से आ जाते हैं, तो इसके एग्जाम्पल में तो हम लोग जानते हैं, एमॉर्फस के एग्जाम्पल में कौन कौन, जैसे कि देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ नॉट ज्योमेट्रिकल शेप, जैसे कि प्लास्टिक है, प्लास्टिक हम बात कर रहे हैं, प्लास्टिक का क्या हम शेप चेंज कर सकते हैं कि नहीं, तो आप कहिएगा हाँ सर आसानी से चेंज कर सकते हैं। एक गोला सा क्या प्लास्टिक है, मान लेता हूँ, लेट मैं कर लिया कि एक या क्या, यही एक गोला प्लास्टिक टायर ही मान लिया, यह क्या टायर है। जब हम इसको आग के क्या ले जाएंगे, समीप ले जाएंगे, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द फायर व्हेन द टायर इज कम, जब टायर को आग के समीप ले जाया जाता है, देन तब इट इज सॉफ्ट,
यह तो मुलायम हो जाता है एंड कैन बी मेक एनी फॉर्म, और आसानी से इसको कोई भी रूप दे सकते हैं। यह गोला टायर है मान लिए हम, या फिर यह इस प्रकार का टायर है तो हम इसको इस प्रकार के भी टायर बना सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का आकृति इस प्रकार का हुआ कि ना हुआ, तो वही कहता है इन एमॉर्फस सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अवयवी कण हैव नॉट नहीं रखता है डेफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप, ज्यामितीय आकृति निश्चित नहीं रखता। ठीक है, ज्यामितीय आकृति क्या करता है, निश्चित नहीं रखता। ज्यामितीय आकृति क्या करता है, निश्चित नहीं रखता है। ठीक है, अब समझ गए अब। ठीक है, अब दूसरा पढ़िए क्रिस्टलाइन सॉलिड में। ठीक, अब क्रिस्टलाइन सॉलिड में पढ़िए दूसरा पढ़िए अब इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड में। ठीक है, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव शार्प melting and boiling point। प्रॉपर्टीज में पढ़ा दिए होंगे। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वह शार्प होता है। क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, वह अधिक होता है। जैसे कि हमारे पास लोहा आ गया, लोहा का टेम्परेचर तो बहुत अधिक है, 1600 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो उसी प्रकार कह रहा है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड है द शार्प मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी क्या होता है, अधिक होता है, उच्च होता है। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड का होता है क्या, शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो कहिएगा नहीं सर नहीं होता है, क्योंकि प्लास्टिक को हम जब भी हम आग के समीप ले जाते हैं तो क्या होता है, प्लास्टिक क्या होता है, वह सिकुड़ना चालू कर, यानी कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अधिक नहीं होता है। तो आपको प्रॉपर्टीज में भी हम पढ़ाए होंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव नॉट शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड इट कैन बी when जब प्लास्टिक या फिर when amorphous solid is come to the contact of the fire then it can be molded into any form, तब इसे आसानी से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसे क्या कर सकते हैं, आसानी से हम दूसरे रूप में परिवर्तित क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। या फिर दे कैन सॉफ्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड अमॉर्फस सॉलिड जैसे प्लास्टिक है, रबर है, उसको जब हम आग के समीप ले जाते हैं तो क्या होता है, वह प्लास्टिक या रबर मुलायम होता है कि ना होता। आप हम कहिएगा सर कैसे, तो जाड़ा के समय में आप लोग को क्या होते हैं, जब आप लोग आयल लगाते हैं सर पर नारियल का तेल, ठीक है, तो क्या करते हैं, जब तेल उस समय जम जाता है तो क्या करते हैं, आग के समीप उस तेल को ले जाते हैं, तो देखते हुए कि जो वह प्लास्टिक का डिब्बा होता है वह मुलायम थोड़ा हो जाता है। तो कहिएगा सर कैसे, तो वह एक एमॉर्फस सॉलिड है, प्लास्टिक का डिब्बा, यह भी क्या है, एमॉर्फस सॉलिड है। क्यों है, तो इसमें इसका कारण है एमॉर्फस सॉलिड, क्योंकि इसका नॉट डेफिनिट शेप है, डेफिनिट शेप नहीं है, नॉट ज्योमेट्रिकल डेफिनिट शेप एंड दे कैन नॉट एब्जॉर्ब हाई टेम्परेचर, यह उच्च तापमान को अवशोषित भी नहीं कर पाएगा। इट कैन बी सॉफ्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, यह अधिकतम तापमान पर क्या होगा, मुलायम हो जाता है। तो वही है एमॉर्फस सॉलिड, तो इट हैज नॉट शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यह शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं रखता है। ठीक है, लिखिएगा इट हैव नॉट शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, नॉट sharp melting and boiling point, ठीक है, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है। ठीक है, दो में यहाँ पर भी लिख दिए इट हैव नॉट शार्प मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा लिखिए इसमें, ठीक, तीसरा लिखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन, या सीधे लिखिए इट हैव, यह रखता है
definite heat of fusion, definite heat of fusion, यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन मीन्स होता है संगलन और हीट मीन्स होता है उष्मा। फ्यूजन मीन्स क्या होता है? तो फ्यूजन मीन्स होता है संगलन, ठीक है, संगलन, ठीक है, और हीट मीन्स होता है उष्मा, और डेफिनिट मीन्स होता है तो निश्चित। यह सब हम लोग जानते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन, इसकी संगलन की जो उष्मा होती है वह निश्चित होती है। जस्ट लाइक इसका रिवर्स मार देंगे एमॉर्फस में कि इट हैज नॉट शार्प में, इट हैज नॉट डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन, एमॉर्फस सॉलिड का हीट ऑफ फ्यूजन निश्चित नहीं होता, ठीक है। लिख दीजिए इट हैव नॉट डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। तीसरा इसमें लिखा है, इसमें भी तीसरा लिख लीजिए, इट हैव नॉट डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन, डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ इट हैज नॉट डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, इट हैज नॉट डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि इसका संगलन की जो उष्मा होती है वह क्या होता है? निश्चित नहीं होता। लिखिए इट हैज नॉट डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन, थोड़ा जगह यहाँ कम है फिर भी लिख देते हैं, इट हैव नॉट डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि इसमें संगलन की उष्मा क्या होती है? निश्चित नहीं होती है। तो यहाँ पर तीनों पॉइंट समझ गए। पहला क्या था? इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अवयवी कण हैव डेफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप, यानी कि अवयवी कण की क्या होती थी? ज्यामितीय आकृति निश्चित होती थी क्रिस्टलाइन सॉलिड में, लेकिन एमॉर्फस सॉलिड में ज्यामितीय आकृति निश्चित नहीं है। क्या है? नहीं है। इन एमॉर्फस सॉलिड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैव नॉट डेफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप, ज्यामितीय आकृति निश्चित नहीं है। दूसरा क्या कर रहा है क्रिस्टलाइन में? क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऊंच होता है। एमॉर्फस सॉलिड have not sharp melting and boiling point, इसका melting and boiling point नहीं सॉफ्ट होता है। They can sort over a range of temperature, प्रॉपर्टीज में तो पढ़ा दिया था। यह क्या मुलायम होता है ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, जब तापमान को बढ़ाया जाता है तो यह मुलायम हो जाता है। इसके लिए इसके पास क्या होता है? अधिकतम तापमान पचाने की क्षमता नहीं होता। तो वही है, इट हैव नॉट शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा कह रहा है क्रिस्टलाइन में कि इट हैव डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन, इसकी जो संगलन की उष्मा होती है वह निश्चित होती है, लेकिन एमॉर्फस की क्या होती है? निश्चित नहीं होती। इट हैव नॉट डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ तक पूरी तरह सेटिस्फाइड हो गई। अभी 3 गो है, अभी 3 गो और क्या होगा? इसका डिफरेंस होगा। यहाँ तक आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। कर लीजिएगा अब स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब चौथा प्रॉपर्टीज मेरे पास आ जाएंगे। चौथा प्रॉपर्टीज देखिए, सब प्रॉपर्टीज का यहाँ पे केवल शॉर्ट नाम लिखते हैं, ठीक है। डिफरेंस में केवल शॉर्ट, लेकिन प्रॉपर्टी जब हम पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल में पढ़ा दिए होंगे, ठीक है। अब देखिए चौथा इसमें कि क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर, यही ना होगा? क्रिस्टलाइन solid are anisotropic in nature, anisotropic in nature, ठीक है, in nature,
यह एक विषमदैशिक गुणों वाला क्या है, ठोस है। बस जस्ट इसका उल्टा लिख दीजिए कि यह क्या है, एमॉर्फस सॉलिड आर, एमॉर्फस सॉलिड आर आइसोट्रोपिक इन नेचर, आइसोट्रोपिक इन नेचर, ठीक है। यह आइसोट्रोपिक मीन्स होता है समदैशिक, ठीक है। आइसोट्रोपिक मीन्स होता है समदैशिक, ठीक है। आइसोट्रोपिक मीन्स होता है समदैशिक। कहिएगा सर यह कैसे होता है समदैशिक, तो आपको हम पढ़ा दिए होंगे कि एमॉर्फस सॉलिड आर एन आइसोट्रोपिक इन नेचर बिकॉज, क्योंकि इट हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर, यह लघु दूरी रखती है। यह क्या रखती है, लघु दूरी रखती है। एंड रिपीटेड ओवर द शॉर्ट डिस्टेंस, और पुनरावृत्ति भी करती है तो शॉर्ट डिस्टेंस पर करती है। तो कहिएगा सर आइसोट्रोपिक कैसे हुआ, तो इसमें आइसोट्रोपिक इसलिए हुआ कि इसमें अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल, कणों का सजावट है, सभी दिशाओं में एक समान है। क्या है, सभी दिशाओं में जो अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल है वह क्या, एक समान है। लेकिन इसमें सभी दिशाओं में अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल एक समान नहीं है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एन आइसोट्रोपिक इन नेचर दैट देयर इज नॉट देयर इज डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल इन डिफरेंट डायरेक्शन, दिस इज ड्यू टू द लॉन्ग रेंज ऑर्डर। यह पढ़ाए होंगे कि व्हाई क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एन आइसोट्रोपिक इन नेचर, द क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एन आइसोट्रोपिक इन नेचर ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल इन डिफरेंट डायरेक्शन। कणों का सजावट विभिन्न दिशाओं में अलग अलग है। एमॉर्फस सॉलिड में पढ़ाएंगे कि एमॉर्फस सॉलिड आर आइसोट्रोपिक इन नेचर ड्यू टू, क्योंकि कारण है द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल इन ऑल डायरेक्शन इज सेम, कणों का जो सजावट सभी दिशाओं में एक समान है। एंड शॉर्ट रेंज ऑर्डर, अगले वर्ड में हम लिख सकते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ठीक। तो यहाँ तक आप क्या समझ गए, समदैशिक और विषमदैशिक, ठीक। समदैशिक और विषमदैशिक गुण क्या हम लोग समझ गए, ठीक। अगला लिखिए, पांचवा लिख लिया, अब छठा लिखिए, सॉरी सभी चार ही लिखे, पांचवा लिखिए। क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव रखता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इसमें दीर्घ परास की व्यवस्था होती है। बताए थे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड आर द लॉन्ग रेंज ऑर्डर, दैट इज देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज शोज डिफरेंट वैल्यू, देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज शोज डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन, यानी कि इसके भौतिक जो गुण होते हैं वो अलग अलग होते हैं विभिन्न दिशाओं में। पढ़ाए थे कि ना कि क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव द लॉन्ग रेंज ऑर्डर, इसमें लघु परास की व्यवस्था न होकर इसमें क्या होती है, दीर्घ परास की क्या होती है, व्यवस्था होती है, दीर्घ परास की व्यवस्था होती है। दैट इज द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल, कणों का सजावट नियमित है। एंड रिपीटेड ओवर द इंटायर क्रिस्टल, यानी कि संपूर्ण क्रिस्टल में पुनरावृत्ति होती है लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लेकिन इसमें एक शॉर्ट डिस्टेंस है, ये इतना ही बड़ा दूरी है, और इसी दूरी के बीच क्या होगा, रेगुलर अरेंजमेंट, उसके बाद इरेगुलरली हो जाएगा और रिपीटेड नहीं रहता है। सब पढ़ा दिए थे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव शॉर्ट लॉन्ग रेंज ऑर्डर, that is the arrangement of the constituent particle are the regular order, कणों का सजावट होता है वह इसमें क्या होता है, नियमित होता है। which repeats periodically over the entire crystal, जिसका संपूर्ण क्रिस्टल में पुनरावृत्ति होता है। लिखाए होंगे प्रॉपर्टीज में, जरूर लिखा है, समझाए भी है, और यहाँ भी समझ लीजिए कि क्या होता है। इसमें जो अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल रेगुलर होता है, नियमित रूप से होता है। एंड व्हिच रिपीट्स पीरियोडिकली ओवर द एंटायर क्रिस्टल, जो समय समय पर पूरी क्या करती है, क्रिस्टल में, पूरा क्रिस्टल में पुनरावृत्ति होता है। लेकिन इसमें पूरा क्रिस्टल में पुनरावृत्ति नहीं होता है, यह शॉर्ट रेंज ऑर्डर रखता है। तो लिखिए पांचवा में, इट हैज शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ठीक है, इट हैज शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इसमें लघु परास की क्या होती है, व्यवस्था होती है। इसमें क्या होती है, तो इसमें लघु परास की क्या होती है, तो व्यवस्था होती है। इसमें लघु परास की व्यवस्था होती है। इसमें क्या होती है, तो लघु परास की व्यवस्था होती है हमारे पास, ठीक है। इसमें लघु परास की व्यवस्था होती है। लिखिए अब
पांचवा छठा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड आर द ट्रू सॉलिड, यह एक वास्तविक ठोस है। लिखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड आर द ट्रू सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड आर द ट्रू सॉलिड, ट्रू सॉलिड, ट्रू, यह एक वास्तविक ठोस है। लेकिन यह क्या है, सूडो, या फिर इसको हम लिख सकते हैं सुपर कोल्डेड लिक्विड। ठीक है, लिखिए इट इज सूडो और या सुपर कोल्डेड लिक्विड, कोल्डेड लिक्विड। यह क्या, सूडो मीन्स छद्म और सुपर कोल्डेड लिक्विड, और यह क्या, सुपर कोल्डेड लिक्विड है, अतिशीतित द्रव है। इसे अतिशीतित द्रव भी पढ़ाए होंगे कि व्हाई अमॉर्फस सॉलिड आर द सुपर कोल्डेड लिक्विड, तो आंसर में लिखाए होंगे कि अमॉर्फस सॉलिड आर द सुपर कोल्डेड लिक्विड, या सॉरी ग्लास इज द सुपर कोल्डेड लिक्विड, तब पढ़ाएंगे ग्लास इज द सुपर कोल्डेड लिक्विड बिकॉज इट इज द अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड इज द एक्चुअली सॉलिड, या वास्तव में सॉलिड ही है, बट लेकिन कंटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड लाइक फ्लो, यह लिक्विड के गुण को रखता है जिस प्रकार लिक्विड फ्लो करता है, क्या करता है, प्रवाह करता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, सुपर कोल्डेड लिक्विड कहा जाता है, अर्थात इसे सुपर कोल्डेड लिक्विड। और यह एक प्रकार का कौन, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड एक प्रकार का ट्रू सॉलिड है, वास्तविक ठोस है, और यह सूडो सॉलिड या फिर सुपर कोल्डेड लिक्विड है। तो यहाँ तक का पूरा डिफरेंशियलिटी आप दोनों के बीच समझ गए, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस के बीच। सबसे पहले आप इतना तक क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब अगला टॉपिक है मेरे पास टाइप ऑफ सॉलिड। ठीक है, अब कर लिए होइएगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब पढ़िए टाइप ऑफ सॉलिड में। ठीक है, अब लिखिए टाइप ऑफ सॉलिड, सॉलिड के प्रकार, जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड के। ठीक है, लिखिए टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। आंसर लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, कूलर फोर्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड, सॉलिड आर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप या 4 टाइप। यानी कि क्या कह रहा है आंसर कि ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अंतर आणविक बलों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी कि कह रहा है अंतर आणविक बलों के आधार पर क्रिस्टलाइन सॉलिड आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप। यानी कि अंतराणविक बलों के आधार पर इसे कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर कर दीजिए, वह ठीक जो ज्यादा होगा। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, nature of, on the basis of nature of intermolecular force। ठीक है,
ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। नेचर मीन्स क्या गया तो प्रकृति, ऑफ मीन्स का, और क्या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यही ना है इंटरमॉलिक्यूलर, यानी कि अंतर आणविक बलों की प्रकृति के आधार पर। इसका हिंदी हो गया अंतर आणविक, आणविक बलों की प्रकृति के आधार पर, आणविक बलों की प्रकृति के आधार पर, बलों की प्रकृति के आधार पर, प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का जो हिंदी हो गया अंतर आणविक बलों की प्रकृति। ऑन द बेसिस मीन्स होता है के आधार पर, ठीक है, ऑन द बेसिस मीन्स हो जाता है के आधार पर, ठीक है, ऑन द बेसिस मीन्स आ जाता है के आधार पर, यानी कि अंतराण्विक बलों की प्रकृति के आधार पर क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 भागों में बांटा गया। तो वही कह रहा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अंतराण्विक बलों की प्रकृति के आधार पर क्रिस्टलाइन सॉलिड आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप, इसे 4 भागों में बांटा गया। ठीक, समझ गई होगा। कोई आपसे पूछ दे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के कितने भागों में बांटा गया, तो आप कहिएगा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्रिस्टलाइन सॉलिड आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप, 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, पहला लिखिए, पहला लिखिए मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा लिखिए आयोनिक सॉलिड, ठीक, आयोनिक सॉलिड। तीसरा लिखिए कोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, ठीक है। और पांचवा लिखिए, सॉरी चौथा लिखिए मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड। आपको यह सर सबका हमरा हिंदी तनका बता दीजिए, तब हम तनका और समझेंगे। तो देखिए मॉलिक्यूलर है, ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड का हिंदी होता है आणविक ठोस। क्या होता है? आणविक ठोस होता है, आणविक ठोस, आणविक ठोस, मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये 12th में भी आपके सर पढ़ाए होंगे सॉलिड स्टेट यूनिट फर्स्ट में, ठीक है, सॉलिड स्टेट में, और यहाँ भी सॉलिड स्टेट है। तो आपके सर पढ़ाएंगे कि मॉलिक्यूलर सॉलिड को कहते हैं आणविक ठोस, ठीक है। उसके बाद लिखाए होंगे सर जी, उसके बाद लिखाए होंगे आयोनिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, इसको लिखाए होंगे आयनिक ठोस, ठीक है, आयनिक ठोस, ठीक है, आयनिक ठोस। सबका हिंदी जान लीजिए। कोवैलेंट को कहते हैं सहसंयोजी ठोस, ठीक है, कोवैलेंट को कहते हैं सहसंयोजी ठोस। कोवैलेंट सॉलिड का हिंदी होता है सहसंयोजी ठोस, ठीक है, सहसंयोजी ठोस, सहसंयोजी ठोस, ठोस, ठीक है, सहसंयोजी ठोस होता है। और मेटलिक को कहते हैं धात्विक ठोस, मेटलिक को क्या कहते हैं? धात्विक ठोस, धात्विक ठोस, ठीक है, मेटलिक को धात्विक ठोस। तो समझ में आ गया होगा। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अंतराण्विक बलों की प्रकृति के आधार पर सॉलिड आर क्लासिफाइड, सॉलिड को बांटा गया है इनटू 4 टाइप, 4 भागों में। पहला मॉलिक्यूलर सॉलिड आणविक ठोस, दूसरा आयोनिक सॉलिड आयनिक ठोस, तीसरा कोवैलेंट सॉलिड सहसंयोजी ठोस, और चौथा है मेटलिक सॉलिड को कहते हैं, इसको कहते हैं धात्विक ठोस। तो यह तो समझ गए हैं, यह तो केवल समझाने के लिए बताते हैं नीचे, ठीक है। आखिरकार इसकी आवश्यकता नहीं होती हिंदी मीडियम की, ठीक है। अब लिखिए सबसे पहला क्वेश्चन कि मॉलिक्यूलर सॉलिड लिख के आप लोग क्या कर दीजिए, डैश दीजिए, ठीक, मॉलिक्यूलर सॉलिड लिख के सॉलिड लिखिए। द सॉलिड एक वैसा ठोस या द क्रिस्टलाइन सॉलिड एक वैसा क्रिस्टलीय ठोस इन व्हिच जिसमें ओनली केवल मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट एट द लैटिस पॉइंट
point in their lattice structure. In their lattice structure, ठीक है, lattice structure is called, कहलाता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। उसी को क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड कहा जाता है। यानी कि कह रहा है कि द सॉलिड एक वैसा ठोस, ठीक है, द क्रिस्टलाइन सॉलिड एक वैसा क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड का हिंदी होता, इन विच, जिसमें ओनली मॉलिक्यूल, केवल अणु, ओनली मीन्स केवल और मॉलिक्यूल मीन्स अणु, तो ओनली मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, उपस्थित होना, प्रेजेंट मीन्स उपस्थित होते हैं एट द लैटिस पॉइंट, जालक बिंदु पर, इन देयर लैटिस स्ट्रक्चर, यानी कि जालक संरचना में जालक बिंदु पर केवल और केवल जब अणु उपस्थित हो तब उसको सीधा मारिएगा मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो आप कहेगा सर अणु क्या है, तो अणु हम पढ़ाए भी है, 11th में भी पढ़ाए, अगर कोई कंफ्यूजन है तो 11th में भी जाकर देख सकते हैं, पढ़ाए अणु, यानी कि मॉलिक्यूल आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द कंपाउंड, यौगिक के सबसे सूक्ष्म कण को अणु कहते हैं, ठीक है, विच आर फाउंड इन फ्री स्टेट, यह मुक्त अवस्था में तो पाया जाता है, बट नॉट पार्टिसिपेट इन टू केमिकल रिएक्शन, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, इज कॉल्ड, कहलाता है मॉलिक्यूल। तो क्या कहलाता है, अणु। फिर से समझिए अणु क्या है, यानी कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड का वह सूक्ष्मतम कण, विच इज फाउंड इन फ्री स्टेट, जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है, बट नॉट पार्टिसिपेट इन टू केमिकल रिएक्शन, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, इज कॉल्ड, कहलाता है मॉलिक्यूल। पढ़ाएंगे। अब कहिएगा सर जी कंपाउंड क्या है, देखो देखिए CO2 क्या है, कंपाउंड है कि नहीं, यही एक प्रकार का मॉलिक्यूल भी है, यानी कि कंपाउंड के छोटा कण क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल। Cl2 क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल कहलाएगा, ठीक है, Cl2 मॉलिक्यूल कहलाएगा, यह सब क्या मॉलिक्यूल है। तो इसमें केवल और केवल अणु उपस्थित होते हैं एट द लैटिस पॉइंट, जालक बिंदु पर, इन द लैटिस स्ट्रक्चर, इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर सॉलिड। समझ गई होइएगा पूरा, ठीक। सबसे पहले फिर समझ लीजिए, 10 क्रिस्टलाइन सॉलिड एक वैसा क्रिस्टलीय ठोस, इन विच, जिसमें ओनली केवल मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, केवल अणु उपस्थित होते हैं एट द लैटिस पॉइंट, जालक बिंदु पर, इन देयर लैटिस स्ट्रक्चर, यानी कि जालक संरचना में जालक बिंदु पर केवल और केवल अणु उपस्थित हो तो उसे मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं, ठीक। यहाँ तक तो स्क्रीनशॉट कर ली होइएगा। अब आप कहिएगा सर लैटिस पॉइंट और लैटिस स्ट्रक्चर क्या है, तो 12th में भी आपके सर पढ़ाए होंगे स्पेस लैटिस क्या है, ठीक है, स्पेस लैटिस क्या है और ब्रेविस लैटिस क्या है, ठीक है, तो वहाँ पे पढ़ाए होंगे आपके सर स्पेस लैटिस में, द पैटर्न ऑफ द पॉइंट विच डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन ए स्पेस इज कॉल्ड एज द स्पेस लैटिस, या फिर द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन द स्पेस इज कॉल्ड एज द स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस, या फिर यानी कि कणों का सजावट जब त्रिबिंबीय संरचना में होता है क्रिस्टल में तो उसको क्रिस्टल लैटिस कहते हैं, और जहाँ पे पॉइंट बैठते हैं उसको क्रिस्टल पॉइंट कहते हैं, तो या फिर लैटिस पॉइंट कहते हैं, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, लैटिस पॉइंट कहते हैं, और पूरे को संरचना को क्रिस्टल स्ट्रक्चर या लैटिस स्ट्रक्चर कह देते हैं, ठीक। तो आप समझ गए होइएगा कि लैटिस स्ट्रक्चर क्या है, लैटिस पॉइंट क्या है। हम एग्जांपल देते हैं किस प्रकार मॉलिक्यूल केवल क्या है, लैटिस पॉइंट पर उपस्थित है, ठीक। सबसे पहले आप इतना तक क्या कर लिए होइएगा, स्क्रीनशॉट कर लिए होइएगा। कर ली होइएगा आप स्क्रीनशॉट, ठीक।
अब देखिए इसका एग्जाम्पल, आप लोग एग्जाम्पल के लिए क्या होते हैं तुरंत बेचैन हो जाओ। हम एग्जाम्पल ही पर आपको क्या करेंगे पूरे कॉन्सेप्ट को बताते हैं कि किस प्रकार केवल और केवल मॉलिक्यूल ऊपर। देखिए एग्जाम्पल, एगो एग्जाम्पल नहीं 1000 एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। देखिए केवल Cl2 होगा कि ना मॉलिक्यूल, कहेगा जी सर होंगे, मॉलिक्यूल होंगे। H2 होंगे कि ना मॉलिक्यूल होंगे। I2 होंगे कि ना होंगे। F2 होंगे कि ना होंगे, तो होंगे, ठीक है। HCl होंगे कि ना होंगे, होंगे भाई, आसानी से होंगे। CO2 आसानी से होंगे, यह सब होंगे। PCl5 यह सब तो मॉलिक्यूल तो है, ETC, ठीक है। ETC अब कहेगा किस प्रकार से यह उपस्थित रहता है, तो यह देखिए HCl को ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी फिर HCl, ठीक है, HCl, ठीक, HCl, 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 ठीक है। केवल और केवल HCl है, ठीक। तो क्या कर रहा है, द क्रिस्टलाइन सॉलिड एक वैसा क्रिस्टलीय ठोस इन व्हिच जिसमें ओनली मॉलिक्यूल केवल अनुपस्थित होंगे, आर प्रेजेंट यानी कि उपस्थित होते हैं, एट द लैटिस पॉइंट जालक बिंदु पर केवल क्या होंगे, अनुपस्थित होंगे। तो यह क्या जालक बिंदु ही तो है, यह भी जालक बिंदु ही तो है, यह भी जालक बिंदु ही तो है, सब का सब जालक बिंदु है कि नहीं है। इन द लैटिस स्ट्रक्चर जालक बिंदु, लैटिस पॉइंट के कहते हैं जालक बिंदु, और लैटिस स्ट्रक्चर के कहते हैं जालक संरचना। यानी कि एक वैसा क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसमें जालक बिंदु पर केवल और केवल अनुपस्थित होते हैं, तब उसे क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। तो यह सब क्या आ जाएगा, लैटिस पॉइंट, ठीक है, लैटिस पॉइंट होगा कि ना होगा। यानी कि द क्रिस्टलाइन सॉलिड एक वैसा क्रिस्टलीय ठोस इन व्हिच जिसमें ओनली मॉलिक्यूल केवल अनुपस्थित होते हैं, आर प्रेजेंट उपस्थित होते हैं, एट द लैटिस पॉइंट जालक बिंदु पर इन देयर लैटिस स्ट्रक्चर जालक। यह पूरा तो जालक संरचना है, और जालक बिंदु पर क्या है, केवल और केवल मॉलिक्यूल है। या तो पहले ही हम लोग क्या कर लिए थे, स्क्रीनशॉट कर लिए थे, ठीक। तो अब देखिए यह इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर हो गया, यह क्या हो गया, लैटिस स्ट्रक्चर, लैटिस स्ट्रक्चर। यानी कि देखिए लैटिस स्ट्रक्चर जालक संरचना है, एक हिंदी में कहते हैं जालक, और स्ट्रक्चर के कहते हैं संरचना, ठीक है। और एक कहते हैं जालक बिंदु, पॉइंट मीन्स बिंदु। अब देखिए तो लैटिस स्ट्रक्चर में केवल और केवल लैटिस पॉइंट पर केवल अनुपस्थित है मॉलिक्यूल है, क्योंकि HCl यह सब क्या है, मॉलिक्यूल ही तो है। या यहाँ पे HCl के अलावा H2O भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल यह हुआ। दूसरा आप देखिए कौन होगा, ठीक है। दूसरा हमने H2 सबको रख दिया, H2O केवल H2 को रखा, ठीक है। कुछ भी ले सकते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। H2 देखिए केवल और केवल क्या हाइड्रोजन ही तो है, तो यह सब क्या आ जाएगा, यह सब क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंतर्गत आ जाते। केवल और केवल मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंतर केवल और केवल अनुपस्थित होते थे, ठीक। सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, इतना तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हमको प्रॉपर्टीज पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, और पढ़ाएंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड के गुण के बारे में, ठीक है। ठीक, लिख लिए होइएगा। अब लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। लिखिए अगला टॉपिक नहीं होगा, लेकिन इसी में लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। यह मिटाइए, ऊपर से ही लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड।
प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड, आणविक ठोस के गुण। ठीक है, पहला गुण लिखिए, पहला लिखिए, इन मॉलिक्यूलर सॉलिड, कूलर सॉलिड ओनली molecules are present at the lattice point in their lattice structure, lattice structure। ठीक है, in their lattice structure। यानी कि मॉलिक्यूलर सॉलिड में ओनली केवल मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, केवल अणु उपस्थित होते हैं एट द लैटिस पॉइंट इन देयर लैटिस स्ट्रक्चर, जालक संरचना में जालक बिंदु पर केवल क्या होते हैं, अणु उपस्थित होते हैं। ठीक है, दूसरा लिखिए, इन मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा लिखिए, इन मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड में, ठीक है, वीक वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आर एक्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल। ठीक है, बिटवीन मॉलिक्यूल, यानी कि कहता है इन मॉलिक्यूलर सॉलिड यानी कि आणविक ठोस में वीक वांडरवाल, कमजोर क्या करता है, वांडरवाल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कमजोर वांडरवाल आकर्षण बल, एक्ट मीन्स कार्य करना। ठीक है, कार्य करता है, बिटवीन मीन्स तक, के बीच, या तो हम लोग बच्चे से पढ़ते हैं के बीच और मॉलिक्यूल, यानी कि अणु के बीच केवल और केवल एक कमजोर वांडरवाल बल कार्य करता है। ठीक है, ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी था इन मॉलिक्यूलर सॉलिड वीक वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर एक्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल, अणु के बीच एक कमजोर आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक, तीसरा लिखिए, वीक वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वर्क देयरफॉर, इसीलिए इसी में लिख लीजिए दिज सॉलिड आर सॉफ्ट। ठीक है, देयरफॉर दिज सॉलिड आर सॉफ्ट, इसीलिए यह सॉलिड क्या सॉफ्ट है, मुलायम है। ठीक है, तीसरा लिखिए, इट हैव नॉट शार्प मेल्टिंग एंड बॉइल, नॉट शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका कोई निश्चित क्या होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, तो इट हैव नॉट शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वह शार्प क्या होता है, नहीं होता है। तीसरा लिखिए, ठीक है, तीसरा लिखिए, दिस सॉलिड हैव लो डेंसिटी, चौथा होगा, लिखिए, इट हैव लो डेंसिटी, इसका घनत्व काफी कम होता है, इट हैव लो, इसका घनत्व भी क्या होता है, काफी ही कम होता है, इसका घनत्व काफी कम होता है। ठीक है, और इसका घनत्व भी क्या होता है, काफी कम होता है। चार प्रॉपर्टीज अभी तक क्या हो हम लोग पढ़ लिए हैं। एक और प्रॉपर्टीज है तो इट हैव लो इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, क्या होता है, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, यानी कि आयनन की जो क्या होता है वाष्पशीलता होता है उसका क्या होता है, कम होता है। इट हैव लो इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक, यहाँ तक आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिए होइएगा, ठीक है।
अंतिम एक लिखिए इसका जो प्रॉपर्टीज में है, इट हैव लो इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। पांचवा, इट हैव लो इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, इंथैल्पी वेपोराइजेशन, राइजेशन, इट हैव लो इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन मीन्स होता है वाष्पशील, ठीक है। और इंथैल्पी मीन्स आयनन, आयन, यानी कि इंथैल्पी है आयनिक, ठीक है, आयनन। इसका जो आयनन यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है, आयनन। इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, आयनन का जो वाष्पशीलता होता है यह काफी क्या होता है, कम होता है। आयन का जो वाष्पशीलता काफी क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ तक पूरी तरह हम लोग क्या हो गए, सेटिस्फाइड हो गए। अब लिखिए टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड के प्रकार लिखिए। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर सॉलिड are classified into three type। क्या कहता है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, अणु की प्रकृति के आधार पर, ठीक है, अणु की प्रकृति के आधार पर, ऑन द बेसिस के आधार पर, नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, नेचर मीन्स प्रकृति और अणु मीन्स अणु, अणु के प्रकृति के आधार पर मॉलिक्यूलर सॉलिड आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप। मॉलिक्यूलर सॉलिड को तीन भागों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया। कितने भागों में, तो तीन भागों में विभाजित किया गया, ठीक। कितने भागों में, तो तीन भागों में। पहला लिखिए पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। दूसरा लिखिए नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और तीसरा लिखिए हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। क्या कह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि अणु की प्रकृति के आधार पर मॉलिक्यूलर सॉलिड को बांटा गया है इनटू द थ्री टाइप में। पहला है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, यानी कि क्या है, ध्रुवित आणविक ठोस। पोलर का जो हिंदी होता है वह ध्रुवित आणविक ठोस होता है, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का जो हिंदी होता है वह ध्रुवित आणविक ठोस होता है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। इसका हिंदी अगर लिखिएगा तो लिख लीजिएगा ध्रुवित आणविक ठोस, ठीक है। पोलर का, नॉन पोलर के केवल लगा देना अध्रुवित, ठीक है, आगे लगा देना। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड का जो हिंदी होता है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, ठीक है, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, ठीक है। हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस हाइड्रोजन का होता है, ठीक है। यहाँ तक आप क्या कर लीजिए, सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि दिक्कत ना होगा, तब पढ़ाएंगे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में, ठीक है।
कर लिए भैया स्क्रीनशॉट। ठीक, अब लिखिए व्हाट इज पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक, लिखिए व्हाट इज पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। लिखिए व्हाट इज पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है क्या? ठीक है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड लिखिए द मॉलिक्यूलर सॉलिड कूलर एक वैसा आणविक ठोस इन विच जिसमें ओनली केवल पोलर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट at the lattice point in their lattice structure is called कहलाता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, क्या कहलाता है? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, यानी कि द मॉलिक्यूलर सॉलिड एक वैसा आणविक ठोस, ठीक है, इन विच जिसमें ओनली मीन्स तक केवल, अब पोलर मीन्स होता है ध्रुवित। ठीक है, पोलर का हिंदी आप लोग लिख लीजिएगा, पोलर का जो हिंदी होता है वह ध्रुवित होता है। क्या होता है? ध्रुवित। ओनली पोलर मॉलिक्यूल, केवल क्या होते? ध्रुवित अणु उपस्थित होते हैं, आर प्रेजेंट उपस्थित होते हैं एट द लैटिस पॉइंट, जालक बिंदु पर केवल और केवल पोलर मॉलिक्यूल उपस्थित होते हैं, ध्रुवित अणु उपस्थित होते हैं। इज कॉल्ड कहलाता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो वह क्या कहलाता है? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाता है। इज कॉल्ड कहलाता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो वह क्या कहलाता है? ध्रुवित आणविक ठोस कहलाता है। ठीक, लिख लिया भैया। ठीक, लिख लिया भैया। केवल और केवल पोलर मॉलिक्यूल उपस्थित होता है। आप कहेगा सर एग्जाम्पल बताइए। लिखिए HCl, PCl5, इसमें दो अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल को लेना है। दो भिन्न भिन्न क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव विद्युत ऋणात्मक जो अधातु है उसको लेना। ठीक है, टू और मोर डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा H2S, H2O। ठीक है, उसके बाद लिखिए NH3, NCl3, N2O5, NO3, ETC। यानी कि यह क्या होता है? दो विभिन्न अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल विद्युत ऋणात्मक क्या होता है? धातु पर कार्य करता है। देखिए सल्फर भी एगो नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, दोनों तो नॉन मेटल है। तो यह नॉन, आप कहिएगा सर जी किस प्रकार यह उपस्थित होगा पोलर मॉलिक्यूल्स लैटिस पॉइंट पर, जालक बिंदु पर? तो एग्जाम्पल अब देखिए, मेन एग्जाम्पल तो अब होगा। अब देखिए यहाँ पर हमने केवल किसको बैठाया? जिसको मन है उसको बैठा दिए। H2O को बैठाया। किसको बैठाया? तो H2O को बैठाया। ठीक, जालक बिंदु पर केवल और केवल H2O को बैठाया। या नहीं कि H2O को लेंगे, जो आपको जो सुविधा लगे वह आप ले सकते हो। ठीक है,
ठीक है, यह जालक की तरह है, ठीक है, जो पार्सली बॉन्डेड है। ठीक है, यह क्या, यह सब लैटिस पॉइंट है, क्या है, तो यह सब लैटिस पॉइंट है, यह सब क्या है, लैटिस पॉइंट है, लैटिस पॉइंट है। और यह पूरा क्या है, तो लैटिस स्ट्रक्चर है भाई, पूरा क्या है, तो पूरा लैटिस स्ट्रक्चर है। लैटिस लैटिस STRUCTURE जालक संरचना है, और यह सब जब पर H2O उपस्थित है वह सब जालक बिंदु है। फिर से समझिए कि द मॉलिक्यूलर सॉलिड एक वैसा आणविक ठोस इन व्हिच जिसमें ओनली पोलर मॉलिक्यूल केवल ध्रुवित अणु आर प्रेजेंट उपस्थित होते हैं एट द लैटिस पॉइंट, यानी कि जालक बिंदु पर केवल ध्रुवित अणु उपस्थित होते हैं इन देयर लैटिस स्ट्रक्चर। जालक संरचना में केवल और केवल जालक बिंदु पर ध्रुवित अणु उपस्थित होंगे, तो उसी को क्या कहेंगे, ध्रुवित आणविक ठोस पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। द सॉलिड एक वैसा सॉलिड इन व्हिच जिसमें ओनली केवल पोलर मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट एट द लैटिस पॉइंट इन देयर लैटिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द पोलर मॉलिक्यूल्स सॉलिड। आप कहिएगा सर पोलर मॉलिक्यूल क्या है, आप पहले हम यह बता दीजिए कि व्हाट इज कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले आप तो इतना क्या कर लिए होगा, अपने नोटबुक में उतार लिए होइएगा, ठीक, नोट कर लिए होइएगा। तो हम क्या करते, मिटाते हैं, हम मिटाते हैं कि आप लिखिए कि व्हाट इज पोलर मॉलिक्यूल, ध्रुवित अणु क्या है, ठीक है। यह सब रहने दीजिए, दो चार एग्जाम्पल। पहले लिखिए व्हाट इज पोलर मॉलिक्यूल्स, लिखे द मॉलिक्यूल एक वैसा अणु व्हिच जिसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव आयन एंड और नेगेटिव आयन are not coincide at the single point is called, कहलाता है पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या कहता है, द मॉलिक्यूल्स एक वैसा अणु इन व्हिच जिसमें, ठीक है, सॉरी, द मॉलिक्यूल एक वैसा अणु व्हिच जिसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हुआ, हिंदी हो जाता है केंद्रीय गुरुत्व, ठीक है, केंद्रीय गुरुत्व, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का जो हिंदी होता है केंद्रीय गुरुत्व, ठीक है, केंद्रीय गुरुत्व, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, यानी कि केंद्रीय गुरुत्व के धन आयन और ऋण आयन नॉट कोइंसाइड, कोइंसाइड का जो हिंदी होता है मेल खाना, ठीक है, और या फिर मिलना, मेल खाना या फिर मिलना, मेल खाना या मिलना, नॉट कोइंसाइड एट द सिंगल पॉइंट, एक ही बिंदु पर पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन नहीं मिलते हैं, ठीक है, तो वही क्या कहलाता है, पोलर मॉलिक्यूल कहलाता है, ठीक है, तो वह क्या कहलाता है, पोलर मॉलिक्यूल। इट एक्ट बिटवीन टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल, यह दो विभिन्न अणुओं के बीच ही पोलर मॉलिक्यूल रहता है, उपस्थित को कहेंगे, ठीक है। तो समझ गए होइएगा कि पोलर मॉलिक्यूल क्या है, तो एग्जाम्पल लिखिए, जैसे कि HCl है, तो एक पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन दोनों एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड कभी नहीं कर सकता, मेल कभी नहीं खा सकता है, Na+Cl-, इसका भी दोनों पॉजिटिव और निगेटिव आयन एक साइड पर कोइंसाइड नहीं करेगा। H2SO4, H2SO4 2-, ठीक है, SO4 2-, इसका भी पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन एक पॉइंट पर क्या करेगा, मेल नहीं
दिखाएगा, यानी कि इसी तरह PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ETC, इस सब का क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव आयन एक पॉइंट पर ही क्या करता है, मेल कभी नहीं खा सकता है। तो यह क्या कहलाता है, पोलर। द मॉलिक्यूल्स एक वैसा अणु इन व्हिच जिसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव आयन, केंद्रीय गुरुत्व का धन आयन, यहाँ पे धन आयन है, एंड निगेटिव आयन ऋण आयन नॉट कोइंसाइड, नहीं मेल खाते हैं एट द सिंगल पॉइंट पर, इस कॉल कहलाता है पोलर मॉलिक्यूल। तो यह क्या कहलाता है, पोलर मॉलिक्यूल। इन पोलर मॉलिक्यूल टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आर प्रेजेंट, या आइटम्स आर प्रेजेंट, लिख लीजिएगा। इन पोलर मॉलिक्यूल टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आर प्रेजेंट, आर पार्टिसिपेट, चाहे आगे हम लिखा देंगे, ठीक, यहाँ तक तो आप लिख लीजिएगा। अब लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है, यह अंतिम टॉपिक है। इसके बाद अगले लेक्चर में पढ़ेंगे नॉन पोलर हाइड्रोजन बॉन्डेड के बारे में, ठीक है। लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, सॉरी पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के प्रॉपर्टीज के बारे में बताएं, ठीक है। पहला लिखिए, इन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, यानी कि पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में ध्रुवित आणविक ठोस में ओनली केवल पोलर molecules are present at the lattice point in their lattice structure, इज कॉल्ड कहलाता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, या सॉरी लैटिस स्ट्रक्चर। यानी कि इन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड ध्रुवित आणविक ठोस में ओनली पोलर मॉलिक्यूल, केवल ध्रुवित अणु, यही अणु सब क्या रहता है, उपस्थित। ओनली पोलर मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट, उपस्थित होते हैं एट द लैटिस पॉइंट इन देयर लैटिस स्ट्रक्चर, जालक संरचना में जालक बिंदु पर केवल और केवल ध्रुवित अणु ही क्या रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। एक प्रॉपर्टी पढ़ लिए, 5 गो प्रॉपर्टीज है, वो सब पढ़ाएंगे। सबसे पहले क्या कर लीजिए, इतना तक आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। एग्जाम में जैसे कि पूछेगा कि डिफाइंड द पोलर मॉलिक्यूल, तो ये पोलर मॉलिक्यूल लिखेगा तो पोलर मॉलिक्यूल का केवल परिभाषा लिखेगा, लेकिन सीधा कहेगा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो इस पोलर मॉलिक्यूल को वहां नहीं लिखिएगा, ठीक है। वहां सीधा पोलर मॉलिक्यूल और उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, सीधे वहां डिफिनीशन सबसे पहले लिखेंगे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का, और उसके बाद इसका प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ से लिख देंगे। इस पोलर मॉलिक्यूल को नहीं लिखेंगे। यह समझाने के लिए बीच में लिखा दिया है कि जिसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन एक बिंदु पर नहीं मेल खाते हैं, वही पोलर मॉलिक्यूल होता है। इसमें दो विभिन्न क्या होता है, विद्युत ऋणात्मक तत्व उपस्थित रह। देखिए हाइड्रोजन क्लोरीन, H2SO4 में सल्फर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, PCl5, इसमें अलग अलग है, ठीक है। अब लिखिए पहला प्रॉपर्टी तो लिख लिए, ठीक है। 5 प्रॉपर्टीज है, उसके बाद जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल बचेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके बाद आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक सॉलिड, उसके बाद बचेगा मेरे पास मेटलिक सॉलिड, वह सब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा लिखिए इन पोलर मॉलिक्यूल या पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल,
ठीक है, बिटवीन द मॉलिक्यूल, यानी कि अणु के बीच डाइपोल डाइपोल डाइपोल, ठीक है, द्विध्रुवित बल कार्य करते हैं। डाइपोल डाइपोल, ठीक है, द्विध्रुवित क्या करते हैं, बल कार्य करते हैं। डाइपोल आप कहिएगा सर जी दिखाइए पहले हमको, तो यह तो हम लोग क्या कर लिए, स्क्रीनशॉट कर लिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो कहिएगा सर कौन सा डाइपोल, तो देखिए इन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड ध्रुवित आणविक ठोस में डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल। जैसे कि एग्जांपल देखिए SO2 कह रहा है, यही ना कह रहा है, तो देखिए सल्फर है एक, यहाँ पे यह क्या है, यह एक प्रकार का यह रेजोनेंस बॉन्ड बना दिया, ठीक है, रेजोनेंस बॉन्ड बना दिया। अब देखिए यह जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है यह सल्फर के साथ पार्शियली बॉन्डेड है, फिर यह क्या है, यह एक हाइड्रोजन और या फिर सॉरी ऑक्सीजन, और अब देखिए इस पर पार्शियली डेल्टा पॉजिटिव, इस पर पार्शियली डेल्टा निगेटिव, और इस पर फिर पार्शियली डेल्टा पॉजिटिव। यानी कि देखिए द्विध्रुवित बल हुआ, दूगो ध्रुव हुआ, एगो दूगो पोल हुआ कि ना हुआ, पोल मीन्स ध्रुव होता है, एगो क्या होगा पॉजिटिव ध्रुव, दोनों ध्रुव के बीच क्या है, एक निगेटिव ध्रुव है, यानी कि इन्हीं के बीच क्या होता है, यही जो बल होता है डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द्विध्रुवित डाइपोल डाइपोल, यानी कि द्विध्रुव, एक ध्रुव यहाँ एक ध्रुव पे आता है, डाइपोल डाइपोल हुआ, तो डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसी में क्या होता है डाइपोल डाइपोल, ठीक है, डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, यहाँ तक समझ गया। किस दूसरा प्रॉपर्टी पहले तीसरा लिखिए, तीसरा लिखिए इट इज सॉफ्ट सॉलिड, यह भी क्या होता है मुलायम, या फिर लिखिए इट मेल्टिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड, येट फिर भी मोस्ट ऑफ दीज आर लिक्विड और गैस at room temperature। क्या कह रहा है कि इट मेल्टिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ध्रुवित आणविक ठोस यानी कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से ज्यादा होता है, ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है, ये फिर भी मोस्ट ऑफ दीज आर लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर, फिर भी अधिकतम जो होते हैं कमरे के तापमान पर द्रव और गैस ही रहते हैं। तो वही क्या है, इट मेल्टिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक बिंदु है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से ज्यादा है, येट फिर भी मोस्ट ऑफ दीज आर लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर, अधिकतम क्या है लिक्विड और गैस ही है एट रूम टेम्परेचर पर, कमरे के तापमान पर, ठीक है, कमरे के तापमान पर अधिकतर क्या है लिक्विड और गैस ही है। तो तीन प्रॉपर्टीज तो अभी पढ़े हैं, और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या कर लीजिए आप नोटबुक में, अपने नोटबुक में क्या कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। ठीक, एक और लिख ही लीजिएगा, ठीक है, कि खत्म ही हो जाएगा। ठीक, लिख लीजिए चौथा, दिस सॉलिड आर सॉफ्ट, यह मुलायम होता है। नहीं, दो प्रॉपर्टीज अभी है, ठीक है, सबसे पहले आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट तो कर लिए होंगे।
लिखिए इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा पढ़ लिए तो चौथा लिखिए इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यह भी विद्युत के क्या होता है कुचालक। पांचवा लिखिए इट इज सॉफ्ट सॉलिड, यह क्या होता है मुलायम ठोस होता है। इट इज सॉफ्ट सॉलिड, यह क्या होता है मुलायम ठोस होता है। क्या कर लीजिए स्क्रीनशॉट। यह भी विद्युत का कुचालक। कोई पूछ देगा कि व्हाई इट इज विद्युत का, या विद्युत का कुचालक क्या होता है, तो लिख लीजिए क्वेश्चन कि व्हाई नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाई पोलर सॉरी पोलर लिखा है, बोला गया नॉन पोलर। वाई पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लिखिए आंसर लिखिए पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, due to absent of free electrons, only केवल मॉलिक्यूलर प्रेजेंट, आर प्रेजेंट। देयरफॉर इसीलिए इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए क्या होता है विद्युत के कुचालक होता है। कोई आपसे अगर पूछ दे कि व्हाई पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो कहेंगे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ड्यू टू कारण है द अब्सेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। ओनली पोलर मॉलिक्यूलर प्रेजेंट, केवल ध्रुवित अणु उपस्थित होते हैं। देयरफॉर मींस होता है इसलिए इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सब कुछ तो पढ़ लिए। देखिए यहाँ पे HCl है, ठीक है, HCl है, ठीक है, यही ना पोलर मॉलिक्यूल। देखिए तो जालक बिंदु पर क्या फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो नहीं, केवल और केवल क्या है, तो पोलर मॉलिक्यूल ही है। तो मॉलिक्यूल तो क्या होता है, हम लोग तो जानते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्म फ्री स्टेबल या फिर मुक्त अवस्था में तो पाया जाता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया भाग तो नहीं लेता। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें पाया जाता तब यह क्या करता, इलेक्ट्रॉन को त्यागता और इलेक्ट्रॉन आसानी से क्लाउड बनाकर इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास करता। लेकिन इसमें तो केवल और केवल मॉलिक्यूल ही है। तो मॉलिक्यूल क्या विद्युत के सुचालक नो, मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, या फ्री स्टेट में मॉलिक्यूल पाया जाता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है फ्री स्टेट में, ठीक। तो यह आप लोग क्या करिएगा, सबसे पहले पूरा क्या कर लीजिए, लिख लीजिए, और पूरा आप लोग क्या होइएगा, सेटिस्फाइड हो गए होइएगा, ठीक। तो यहाँ तक की क्लास आपको सबसे अच्छी लगे होंगे। और आगे का जो मेरे पास टॉपिक है व्हाट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड, उसके बाद आयोनिक सॉलिड है, मेटलिक सॉलिड है, और क्या है, और कोवैलेंट सॉलिड है, ठीक। तो यह अगले लेक्चर में हम पढ़ाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, आने वाले लेक्चर में। वीडियो आज तक यहाँ पूरा आप समझ गए होइएगा। अगर अच्छा लगा हुआ तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप जितना ज़्यादा लाइक कीजिएगा उतना ज़्यादा क्या होगा, हमें मोटिवेशन मिलेगी। एक मोटिवेशन जितना ज़्यादा एक टीचर को मिलता है उतना ज़्यादा वह बच्चों के लिए वर्क करता है, ठीक। और एक और इन्फॉर्मेशन है कि जो भी आपके बच्चे आपके कांटेक्ट में दोस्त हो उसको बता दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम हर एक यूनिवर्सिटी का लगभग
अब 45 से 30 दिनों के अंदर ही एग्जाम ले लिया जाएगा। इसीलिए अपने दोस्तों को भी क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा यह शेयर कीजिए ताकि वह भी लाभान्वित हो सके। जय हिंद। तो आज के लेक्चर में इतना ही।